काफ़ी सारे फार्मर अनार के और आम के, अमरूद के फार्मर भी है जो मेरे संपर्क में है। ठीक है। उनसे भी पूछा तो एक ही चीज़ निकल के आती है कि कुछ भी कर लो, अनार जैसी खेती नहीं। ओवरऑल बात करी जाए तो सर ऐसा है कि ये कम मेहनत की और कम पैसे की खेती नहीं है। इसमें पैसा भी लगेगा और मेहनत भी लगती है। स्टार्टिंग में 4,500 पौधे तैयार करने में 25 लाख रुपए का मेरा खर्चा बैठा था। उस टाइम पे लोगों ने, मेरे फादर साहब ने, सबने मुझे यही चीज़ करी थी कि सोच ले एक बार। बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में अच्छी लगती है। मुझे फादर साहब ने क्लियर बोला था कि अबाउट टन इसमें है ही नहीं। या फिर ये प्लांट पूरा सूख ही गया। जी, ये फ्यूजेरियम बोलते हैं इसको, विल्ट रोग बोलते हैं। पौधे के जड़ से स्टार्ट होती है और ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर फैलती है और पौधे को एकदम, जब भी ये स्टेज रहेगी पौधे पे पौधे को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, उसी टाइम पे ये पौधा खत्म हो जाएगा। ये मार्किंग आ गई। ये क्या है, इसमें 2-3 तरह की अलग अलग चीजें हैं। जैसे ये लाइनें जो आपको दिख रही है, हाँ जी। ये जब फ्लावरिंग स्टेज होती है उस टाइम पे थ्रिप्स का अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो इसका रस चूसती है और उसका जो इफेक्ट है वो बाद में लाइनों के रूप में ये नजर आता है बाहर। इसके बाद में ये जो स्पॉट बने हुए हैं इस पे ब्लैक कलर के, ये पोलेटोटिकम और सर्कोस्पोरा के हैं, जो कि फंगल इन्फेक्शन है। और ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है अनार के बगीचों के खत्म होने की। फ्रूट सकिंग मौत करके तितली आती है। ठीक है। रस चूसने के बाद में 15 दिन के बाद में ये इन्फेक्शन बनेगा और ये फल बाहर से इतना खराब दिख रहा है लेकिन अंदर से कम ये आधा फल खराब हो चुका है और उस फ्लाई को कंट्रोल करने का कोई इलाज नहीं है। किसी ने बोला कि मछलियां ला के लटकाओ, तो हमने हर 10 प्लांट पे एक एक मछली लटका के देखी। अच्छा। किसी ने बोला कि आप फिश ऑयल का स्प्रे करो, तो हमने रात को फिश ऑयल की स्प्रे करे। सीजन में इसको 32 लीटर तक करते हैं, बाकी ऑफ सीजन में इसको 16 लीटर पर प्लांट के हिसाब से एवरेज पर डे का इस प्लांट को पानी दिया जाता है। इथ्रेल एक हार्मोनल प्रोसेस है, ठीक है। जिसका स्प्रे करने से पौधा जो है अपने पत्तियों को गिरा देता है। ठीक है। पतझड़ का मौसम आता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पौधा अपने आप पत्तियों को गिरा देता है और नई पत्तियां निकाल देता है और नए फूल और नए फल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। वैसा ही प्रोसेस ये होता है। ये डाली रिफिल साइज से थोड़ी मोटी है तो इसको रखा गया है। ठीक है। और आगे का जो भी भाग इसका पतला था उसको टॉपिंग करके हटा दिया गया। अब ठीक है। ये कम से कम एक फ्रूट का वजन ले लेगी। फ्लावर का वजन ले लेगी और जैसे जैसे फ्रूट बड़ा होगा वैसे वैसे इस डाली की थिकनेस बढ़ती जाएगी। सुअर नुकसान कर रहे हैं, जंगली जो सुअर है, इन रूट्स के लिए जब भी पानी इरिगेशन दिया होता है ये रूट पानी से भरी हुई होती है और ठीक है। नरम होती है, स्वीट होती है थोड़ी सी। अच्छा। तो एक बार उनको खाने को मिल गई तो फिर वो खोदते 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 पेड़ के तने तक चले जाएंगे। रतन भाई एक बात जरूर बताऊं जी, ये अनार की खेती पे खर्चों को कम कैसे कर सकते हैं? और 50 रुपए से ऊपर की जो भी रेट आप तो मिलती पूरा है, इंडस्ट्री की तरह लेके चल रहे हो इसको। पे अगर दिमाग इस पे व्यापारी वाला नहीं डालेंगे तो खेती सक्सेस होना मुश्किल है। अनार की खेती पे पहले साल हमने प्लांट भी लगाना है, खेत को तैयार करना है, पहले साल में कितना खर्चा आता है 1 एकड़ के ऊपर? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रभप्रीत सिंह। आज हम लोग आए हुए हैं सिरोही में, राजस्थान में। तो आज मैं हूं रतन सिंह जी के साथ। इनका फार्म है 20 एकड़ का अनार का। टोटल यहाँ पे 8000 प्लांट्स लगे हुए हैं अनार के। इस वक्त हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से पौधा तैयार है। तो आज हम लोग इनसे जानेंगे अनार की खेती के बारे में, क्योंकि हमारे देश में अनार की खेती काफी की जाती है और कई जगह ऐसी स्थिति भी आती है कि लोग अनार के बगीचों को फाड़ कर फेंक देते हैं, कामयाब नहीं हो पाते। तो ये पिछले 6 सालों से इसकी खेती कर रहे हैं, कैसे कामयाब हुए हैं, अच्छी आमदन कैसे कमा पा रहे हैं, हर साल खर्चा क्या आता है, अगर आपने प्लांट लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, कौन सी वैरायटी लगानी है, एवरेज यील्ड कितनी आती है, प्लांट को ग्रो कैसे करना है, इस सारे के बारे में बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दें। जी, रतन सिंह नाम है मेरा, सिरोही राजस्थान का रहने वाले हैं हम और 2018 से ये प्लांटेशन करा है। 2020 से हार्वेस्टिंग हमारी शुरू हुई थी और 2020 से आज 2025 तक हम सक्सेस हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। ये 4,000-4,500 प्लांट का पहला मेरा एस्टेब्लिशमेंट था यहाँ पे 2018 में। ठीक है। और बाकी के अभी और 20,000 प्लांटेशन जो और न्यू हुई है, मेरे कजिन्स हैं उनको भी करवाई है। तो 5-6 फार्मर का ग्रुप बन गया। अभी हमारे पास 25,000 से ज़्यादा पोमोग्रेनेट की प्लांट्स हैं और हर साल का लगभग 2 लाख केजी के आसपास का प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन है कि हम इतना ले आएंगे अगले साल से। आपका पिछले 7-8 साल का अनार की खेती का तजर्बा कैसा रहा? टास्क आते रहे, उनको सॉल्व करने का जो मजा है वही तजुर्बा है सर। स्टार्टिंग में मैंने करा तो पानी नहीं था, ठीक है। उस चीज़ को टैकल करने में बहुत मजा आया। उसके बाद में जो पहली फसल आई उस फसल को बेचने में बहुत मजा आया, ठीक है। और उसके बाद में तो मजा आता ही रहा। ओवरऑल बात करी जाए तो सर ऐसा है कि ये कम मेहनत की और कम पैसे की खेती नहीं है। इसमें पैसा भी लगेगा और मेहनत भी लगती है। बंदा अगर मेहनत और पैसा ये 2 चीज़ों को जोड़ दे तो आपको हर साल के लिए बहुत अच्छा यील्ड भी देगा और पैसा भी बना के देगा। और दूसरी चीज़ चाहिए मेहनत इसमें, कंटिन्यूटी में। ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको आपने लगा दिया और छोड़ दिया तो वो भी आपको डैमेज करेगा। इसमें स्टार्टिंग में मैंने 25 लाख रुपए 4,500 पौधे तैयार करने में 25 लाख रुपए का मेरा खर्चा बैठा था। उस टाइम पे लोगों ने, मेरे फादर साहब ने, सबने मुझे यही चीज़ करी थी कि सोच ले एक बार। बड़ी इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में अच्छी लगती है जी। तो वहाँ के लिए ठीक है, खेती के लिए सोच ले एक बार। मुझे फादर साहब ने क्लियर बोला था कि अबाउट टन इसमें है ही नहीं। एक बार आपने सोइंग कर ली कि इसको छोड़ देते हैं, 2 साल बाद में इसको माल सस्ते में बेच देंगे, ये बिल्कुल वो पॉसिबल ही नहीं। आपने अगर प्लांट लगा दी और ग्रो कर दिया, जो खर्चा हो गया वो आपका वापस नहीं आएगा, अब आपको आगे ही जाना है जी। तो सोच लो। तो मेंटली मजबूत थे
दूसरा कोई लोड नहीं था और हमें पता था कि कुछ भी करेंगे कर्जा ले लेंगे, लेकिन ये अनार की फार्मिंग मतलब अपने यहाँ पे सक्सेस करके रहेंगे। और ये प्लॉट मैंने 2020 में जब हार्वेस्ट करा तो बाहर से काफ़ी ऑफिशियल्स भी आए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आए, सब ने हमको बहुत अच्छा प्रोत्साहन भी दिया। हम इससे बात शुरू करते हैं कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए अनार की खेती के लिए। ये लगभग हर प्रकार की मिट्टी में फ़िलहाल हो रहा है, लेकिन ये शुष्क एरिया का पौधा है। पथरीली ज़मीन हो और कम पानी जहाँ पे हो, उस कंडीशन में सबसे अच्छा और सबसे अच्छी यील्ड भी उसी प्रोडक्शन में देता है। ठीक है। जिस साल हमारे यहाँ पे भी जैसे हम कर रहे हैं तो सूखे में बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकलता है, जिस साल बारिश होती है उस साल फंगल इन्फेक्शन वगैरह, कीट का प्रकोप, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। सूखे क्षेत्र का ये पौधा है, मरुस्थल ये पौधा मानते हैं इसको, जो कांधार और अफगानिस्तान के उस बेल्ट में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी होता है। और राजस्थान में सक्सेस होने का यही कारण है कि सूखे एरिया में बहुत अच्छे से पनप रहा है। महाराष्ट्र में भी हो रहा है, कर्नाटका में भी हो रहा है, जहाँ पे काली मिट्टी है वहाँ पे भी हो रहा है। वहाँ के एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़े से अलग हो रहा है, वहाँ के टास्क भी अलग बन जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन उनका सीजन गर्मियों का निकल जाता है। वहाँ पे गर्मियों में जो क्लाइमेट मिलता है उसके हिसाब से गर्मियों में वहाँ प्रोडक्शन होते हैं। यहाँ पे सर्दी में सूटेबल क्लाइमेट बनता है, इसलिए सर्दियों में राजस्थान में सबसे पीक प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये होगी मिट्टी की बात है। बिल्कुल। तो इसके लिए पानी का पीएच कितना चाहिए हमें? पानी का पीएच जो सूटेबल है हर क्रॉप के लिए वो तो 5 से 6 के आसपास का रहता है, लेकिन यहाँ पे 7.5 और 8 पीएच और ईसी देखा जाए तो 3 से 3.5 4 तक के ईसीज में ये प्रोडक्शन हो रहा है राजस्थान की काफ़ी। मैंने स्टार्टिंग में जब करा था तब हमारे यहाँ का ईसी लगभग 3.5 के आसपास का था। ठीक है। और टीडीएस जो है 3000 एंड अबव का लगभग चल रहा था। अच्छा। तो उसमें भी मैंने अच्छे सक्सेस क्रॉप्स निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आ जाती है कि वैरायटी हमें कौन सी लगानी चाहिए अनार की, वो पैन इंडिया लेवल के हिसाब से आप बताएं। भारत में अभी जो टॉप मोस्ट चल रही है वो है भगवा सिंदूरी। ठीक है। भगवा सिंदूरी भारत में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में अभी नई जो रिसर्च हुई है उसमें एक सोलापुरी लाल करके और सुपर भगवा, ये 2 वेराइटीज़ और डेवलप हुई है, इनका भी प्लांटेशन अभी शुरू है। लेकिन भारत में जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो सिंदूरी है, और सिंदूरी से ही भगवा सिंदूरी और सोलापुरी जो लाल है वो भी इसी से निकली हुई वेराइटीज़ है। बढ़िया वेराइटी, ये सब भगवा सिंदूरी के प्लांट है और टिश्यू कल्चर के प्लांट है। दूरी कितनी रखनी चाहिए प्लांट से प्लांट की और लाइन से लाइन की? अभी हाई डेंसिटी में तो बहुत कम हो गई है दूरी, बाकी आइडियल दूरी जो है 10 बाय 12 का एक आइडियल स्पेसिंग जो रहता है, जिसमें पौधे को नेचुरल वेंटिलेशन भी मिलता रहे। ये जो है 10 बाय 12 की प्लांटेशन है और ये 6-7 साल का हो गया पौधा, अभी भी इसमें अच्छा वेंटिलेशन मिल रहा है। साल के कौन से महीने में इसकी प्लांटेशन होगी? वैसे 12 महीने प्लांटेशन हो सकती है इसमें। सूटेबल जो टाइम है वो अगस्त का है। ठीक है। अगस्त महीने की जो प्लांटेशन है वो बरसात के पानी की वजह से अच्छे से पनप जाती है और इसमें कैजुअलिटी बहुत कम होती है। मतलब गर्मियों में जैसे अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो सनलाइट और एक्सट्रीम हीट की वजह से पौधे, जो छोटे पौधे होते हैं, तो उनके डैमेज होने की संभावना है, उसमें रोग लगने की और जलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर्दी में लगभग ये मेरा 4,500 का प्लांटेशन था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी मुझे इसमें 10% बताया था कि 10% में पौधे खराब हो जाएंगे, लेकिन बारिश के सीज़न में प्लांटेशन हुई और सही केयर हुई तो इसमें मात्र 2% से भी बहुत कम पौधे जो है डैमेज हुए थे। बाकी सारे प्लांट वही जो स्टार्टिंग में शो हुए थे वही अभी भी जिंदा है। तो शुरू में आपने पिट साइज कितना बनाया था प्लांट लगाने के लिए? इसमें 2 बाय 2 और 2.5 से 3 फीट गहरा उस होल डिगर से इसमें खड्डे बनाए थे। ठीक है। और उसमें देसी जो अपनी गोबर खाद है वो और केचुआ खाद और बाकी जो अपनी रेगुलर मिट्टी है, इसका मिक्सर और कुछ रिकमेंडेशन थे अपने यूरिया वगैरह के, तो और दीमक के लिए कुछ दवाएं, उसका कॉम्बिनेशन बना के इसको पिट को फिल किया था और ड्रिप इरिगेशन के साथ में उसका फर्स्ट इरिगेशन भी शुरू हो गया था। शुरू में मिट्टी का टेस्ट भी करवा सकते हैं, कौन सी बिल्कुल, वो सब प्रोसेस वो प्रोसेस के वाइज ही जाते हैं। उसी के हिसाब से रिकमेंडेशन आते हैं कि भाई इसमें कौन से जैसे जिप्सम वगैरह की रिकमेंडेशन आती है। अपने यहाँ पे अच्छी खासी है, कुछ एरिया में कम था, उसमें मैंने उसको अप्लाई करा था। तो सिस्टम यही है कि आप पहले मिट्टी पानी की जाँच करवाएं, ज़मीन को समझे, पानी को समझे, क्लाइमेट को समझे, और उसके बाद में फिर डिसाइड करके आपको कौन सी वैरायटी में जाना है और कौन सी सीजन में जाना है। ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप के काम होते हैं। पहले 12 महीने प्लांट के कैसे निकलेंगे, किस तरह से देखभाल करनी है? प्लांटेशन के बाद में कुछ मेजर खर्चे नहीं है। एक तो कटिंग टाइम टू टाइम हर 3 महीने या 4 महीने के पीरियड में जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होती है वैसे उसकी कटिंग सबसे मेजर चीज़ वही है जो पौधे की कैनोपी को बनाता है। अब जैसे इसमें है तो ये इसमें 2-3 वैरायटी आती है। सिंगल स्टेम भी प्लांट होता है, ये 3 स्टेम to 5 स्टेम मानते हैं इसको। जमीन से ही इसके 4 या 5 तने निकलेंगे और उनको उनकी कैनोपी बना के इसको किया जाता है। ठीक है। और एक आता है सिंगल स्टेम कैनोपी वाला, वो अभी कुछ जगह पे ट्रायल फेसेस में, अपने यहाँ पे इतना फेमस हुआ नहीं है, लेकिन अभी ट्रायल फेसेस में और वो सक्सेस हो रहा है। फर्स्ट फ्रूटिंग हमने कब लेनी है? फर्स्ट फ्रूटिंग लगभग इसमें 24 महीने के बाद में उसको लिया जाए तो वो सबसे बढ़िया टाइम रहेगा इसका। पौधा साइज वाइज और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए कैपेबल होता है। 12 महीने में ये तो 6 महीने या 12 महीने में फ्लावरिंग तो देना शुरू कर देता है। होता है लोग पहले फल लेना शुरू कर देते हैं। 2 साल तक इसकी फ्लावरिंग जो है उसको मैनुअली तोड़ के उसको फेंक दे बाहर तो ही बढ़िया है। वो पौधा
आगे जाके अच्छी फ्लावरिंग निकाल के देगा। ठीक है। और छोटे पौधे पे अगर फ्लावरिंग का लोड दे दिया जाए तो वो उसकी तो ग्रोथ भी रुक जाएगी, 2 साल में वो खुद कैनोपी बना नहीं पाएगा, और फिर जब सीजन का टाइम आएगा तो वो जो एक्सेप्टेशन है उससे कम ही फ्लावरिंग को सही रिप्रोड्यूस बात है कि करेगा। हमने प्लांट को मैच्योर ही नहीं होने दिया, बिल्कुल। पहले ही फल लेना शुरू कर दिया, तो उसने अपने आप को ग्रो नहीं कर पाया। अभी वो। इतना बड़ा ये जो प्लांट है, अभी इस पे जब भी फ्लावरिंग रहती है तो जी। इस पे हमारा काउंटिंग रहता है कि 200, 150, 200 के बीच में फ्लावरिंग को ही रखना है। तो एक्स्ट्रा एक्सेस जो फ्लावरिंग होती है उसको मैनुअली हटा देते हैं, ठीक है। ताकि लिमिटेड पौधे की जो सप्लाईज है वो तो सब लिमिटेड होगी, पानी, जी। खाद सब लिमिटेड हो गया, और फ्लावर फ्रूटिंग जो है वो अनलिमिटेड रखे तो पौधा फिर मार खा जाएगा, उसमें साइज नहीं देगा या फिर पौधा वीक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। कुछ पौधे मैं दिखाऊंगा आपको, इसमें कुछ डैमेज भी हुआ है। जी। तो 30 केजी तक 35 केजी तक जो लोड होता है फ्लावरिंग फ्रूटिंग का, ठीक है। तब भी ये पौधा इतना नीचे डाउनफॉल पे नहीं आता है, ये स्टेबल रहता है और अपना वजन खुद फ्रूटिंग का वजन लेके खड़ा रहता है। भाई ये सावन महीना चल रहा है और रतन भाई ने जूते नहीं पहन रखे, वो बुरा मानते हैं और मेरे साथ खेत में ऐसे ही वो नंगे पाँव घूम रहे हैं, तो इनका थैंक यू। इतनी धूप है, इतनी धूप में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप दूसरे किसान दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। पर थोड़ा सा इसकी बीमारियों के बारे में बताइए। जी, इसमें ज़्यादातर सीजनल बीमारियाँ रहती हैं। जैसे ये प्लांट पूरा सूख ही गया। जी, ये फ्यूजेरियम बोलते हैं इसको, विल्ट रोग बोलते हैं। ठीक है। ये पौधे के जड़ से स्टार्ट होती है और ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर पनपती है, और पौधे को एकदम जब भी ये स्टेज रहेगी पौधे पे, फ्लावरिंग जब इस साइज़ में आएगी और इस साइज़ पे पौधे को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वो एक्टिव रहेगा पौधा न्यूट्रिशनली, और हार्मोनल जो भी एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, उसी टाइम पे ये पौधा खत्म हो जाएगा अच्छा, उस फ्यूजेरियम की वजह से। स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम इसका दिखेगा, अगर आप ज़मीन में खोदेंगे तो पौधे के तने के आसपास कुछ ब्लैक रिंग्स दिखेगी, और जड़ें जो हैं उसकी ऊपर से छाल निकलनी शुरू हो जाएगी। जड़ों में ये बाहर से सिम्टम नहीं दिखेगा, वो जड़ों में रहेगा वो प्रॉब्लम, और ये सडनली पौधा सूख जाएगा। अब जैसे ये पौधा सूख गया तो इसका आसपास के पौधों में इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। तो इस पौधे को अभी मैनुअली यहाँ से निकाल के बाहर ले जाके इसको जलाएंगे। इसका जो रूट एरिया जो भी है उसको पूरा सा बाहर निकाल के उसको भी डैमेज करेंगे, और आसपास का जो एरिया है यहाँ पे या तो आग, मतलब ट्रेडिशनल तरीका तो ये है कि आग जलाकर या कुछ कचरा जलाकर इस ज़मीन को डिसइंफेक्टेड किया जाए। ठीक है। अभी सोलराइजेशन की वजह से भी उसको दवाइयाँ देके और सोलराइजेशन से भी उसको डिसइंफेक्ट करने की जो टेक्निक्स है वो आ गई है। ठीक है। लेकिन अभी इसमें यह है कि इन्फेक्शन न फैले, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है इसको पौधे को, जड़ को और यहाँ की मिट्टी को, जो कुछ भी इन्फेक्टेड एरिया है ये पूरा का पूरा इसको बाहर हटा के डाल दिया जाए और यहाँ पे नई मिट्टी डाल दी जाए, ताकि ये सही हो जाए, और कुछ केमिकल ट्रीटमेंट है वो हो जाएंगे इसके। ठीक है। और कौन कौन सी बीमारियाँ आ सकती हैं इसमें? इसमें सीजनल जैसे फ्लावरिंग स्टेज पे अपने कीट रहते हैं, जिसको थ्रिप्स और माहू और इनका इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स की क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है। पत्तों पे लगने वाली बीमारियों में सिर्फ एक तो सेमिल ऊपर लट्स वगैरह रहती हैं, जो बारिश के सीजन में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो वो पत्तियों को खा जाती है, फूलों को खा जाती है। ठीक है। तो उनके लिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, और उससे भी बचने के लिए हमारा जो प्रैक्टिस है वो ये है कि नीम ऑयल और करंज ऑयल, ठीक है। और मिर्ची, लहसुन और प्याज और ये धतूरा, इन सब का पेस्ट बना के उनके रेगुलर स्प्रे, उसके लिए कीट के आने की इंतज़ार ना करें, उसको 15 दिन के रेगुलर के शेड्यूल में अगर घुमाया जाए तो कीट आने की संभावना है जो 70 से 80% तक कम हो जाती है। थोड़ा सा इस पे ये मार्किंग आ गई, ये क्या है? इसमें 2-3 तरह के अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे ये लाइनें जो आपको दिख रही हैं, हाँ जी। ये जब फ्लावरिंग स्टेज होती है उस टाइम पे थ्रिप्स का अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो इसका रस चूसती है, और उसका जो इफेक्ट है वो बाद में लाइनों के रूप में ये नज़र आता है बाहर। ठीक है। जब फ्रूट मेच्योरिटी पर होता है और जब कलर पकड़ता है उस टाइम पे ये चीज़ें सिम्टम बाद में दिखाई देते हैं। इसके बाद में ये जो स्पॉट बने हुए हैं इस पर ब्लैक कलर के, ये कोलेटोट्रिकम और सर्कोस्फोरा के हैं, जो कि फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है। जो बारिश के मौसम में और ह्यूमिड क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा फंगस जो पनपती है, और ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है अनार के बगीचों के ख़त्म होने की। अभी आपने कई बार सुना होगा कि बगीचे निकाल रहे हैं फार्मर, ठीक है, तो वो यही समस्या है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा जी, महंगी से महंगी दवाइयाँ ला के स्प्रे कर दे। क्लाइमेट जब तक ह्यूमिड है, ये 60-80% से अबव का क्लाइमेट जब तक ह्यूमिड रहेगा तब तक ये फुल फ्लैश पनपेगा, और इसका कोई केमिकली प्रूवन जो इलाज नहीं है। लोग काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक कहीं पे कंट्रोल भी हो रहा है, और कहीं पे जहाँ पे क्लाइमेट सही नहीं है वहाँ पे फिर वो पनप या बगीचे खत्म हो जाते हैं। 1-2 साल का खर्चा अगर देखा जाए, और 1-2 साल अगर ये कंटिन्यू फसल को ख़राब कर दे तो तीसरे साल बंदा बगीचा निकाल देगा। बिल्कुल, वो हार मान लेता है। सर, एक पौधे पे साल का 250 से 350-400 रुपये पर प्लांट खर्चा आता है जी, और 2 साल का खर्चा मान के चलो तो वो लाखों रुपए में खर्चा कर चुका होता है। तीसरे साल उसकी हिम्मत नहीं होती कि मैं इस पे और खर्चा करूँ, वो फिर तो वो बड़ा कारण यही फंगस है जिसकी वजह से प्लांट्स को उखाड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल, ठीक है। ये और विल्ट की समस्या जो मैंने आपको सूखा हुआ प्लांट बताया, ये मेजरली अगर सही ट्रीटमेंट के सही तरीके से अगर पानी और इरिगेशन का ध्यान रखा जाए तो ये
फंगस नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसका इरेगुलर तरीके से इरिगेशन और एक्सेस इरिगेशन की वजह से ये जड़ों में पनपता है और ये पूरे पौधे को खत्म करता है। ये जैसे यहाँ पे ये फ्रूट डैमेज हो गया जी, तो ये एक फ्रूट सकिंग मॉथ करके एक तितली आती है। अच्छा, तितली की जो आती है उसी साइज़ का एक फ्लाई रहता है और वो दिन में दिखता नहीं है, ठीक है, वो रात में 8-9 बजे के आसपास एक्टिव होता है। अगस्त सितंबर का ये पीरियड जो है, इस टाइम पे रात में ये फुल फ्लैश दिखती है यहाँ पे। और वो टमाटर में ये अनार में रेड कलर को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, वो रेड कलर पे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो जैसे ही अनार रेड कलर पकड़ता है और ये सीजन रहती है, अगस्त टाइम रहता है, तो उस टाइम पे ये डैमेज करती है, वो रस चूसती है फ्रूट से और वो निकल जाती है। ठीक है, रस चूसने के बाद में 15 दिन के बाद में ये इन्फेक्शन बनेगा और ये फल बाहर से इतना ख़राब दिख रहा है लेकिन अंदर से कम ये आधा फल ख़राब हो चुका है। अच्छा, बिल्कुल। और उस फ्लाई को कंट्रोल करने का कोई इलाज नहीं है, कोई केमिकली या कुछ भी उसका इलाज नहीं है। तो फार्मर ने कुछ प्रैक्टिसेस करके और काफ़ी सारे फार्मर्स को हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने कुछ बताया, कुछ हमने देखा, ठीक है, उसके हिसाब से 2-3 उसके इलाज निकले हैं कि या तो उसको मैनुअली पकड़ के उसको हैंड पिक करके उसको मार दिया जाए रात के समय 8 बजे के बाद। अच्छा, तो हम रात को ड्यूटी करते हैं साहब, लोगों को लाते हैं, उनको पैसा देके, मतलब हम खुद भी ये सेफ्टी वेफ्टी सब जूते वूते लगा के और 2-2 3-3 घंटे की शिफ्ट बनाते हैं। अच्छा, और वो तितली जैसी दिखी, उसकी आंखें चमकती है लाइट में, अच्छा, तो उसको टॉर्च से देख के उसको पकड़ के उसको फिर मारते हैं। ठीक है, और कुछ वैसे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में वो बायोलॉजिकल वेस्ट से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मरे हुए मवेशी या मरे हुई किसी बॉडी या सड़ बॉडी जो होती है ना, उसके आसपास वो बिल्कुल नहीं रहती। अच्छा, तो आसपास के गांव में कोई भी मरे हुए मवेशी वगैरह होते हैं, सब हम ये पहाड़ी और अपने खेत के बीच में डलवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो यहीं पे पनपती है। ठीक है, तो वो मरे हुए मवेशी की वजह से वो इस जगह को छोड़ के चले जाती है, थोड़ा सा इफेक्ट उसकी वजह से थोड़ा सा कम होता है। ये 2 इलाज हैं, या फिर फिश ऑयल और उसके स्प्रे करवाते हैं। कुछ ने बोला कि मछलियाँ ला के लटकाओ, तो हमने हर 10 प्लांट पे एक मछली लटका के देखी। अच्छा, किसी ने बोला कि आप फिश ऑयल का स्प्रे करो, तो हमने रात को फिश ऑयल की स्प्रे करे। अच्छा, रात को 2 बजे तक डेसिस 100 के स्प्रे करे। कुछ जगह वो ऐसा है कि यहाँ से उड़ के दूसरे प्लांट पे चली गई, तो स्प्रे का वगैरह कुछ भी नहीं मिला। लास्ट में यही इसका निष्कर्ष निकला, या तो मैनुअली उसको डैमेज किया जाए या फिर मवेशी डाल के फिर उसकी गंद की वजह से वो यहाँ से हटेगी। उसकी वजह से मैंने 1 साल में लगभग मेरा 30% तक का प्रोडक्शन मैंने लॉस में लिया था। ठीक है, तो उसके बाद में फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जून में नहीं जाऊँगा, अभी अगस्त में सेल करूँगा, क्योंकि इससे पहले ये इसका पीरियड खत्म हो जाएगा और सर्दी में वो नवरात्रि के आसपास वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में वो नेचुरली प्यूपा से उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो उसका स्टेट चेंज हो जाता है फिर वो अगले साल। अरे वाह, क्या बात है सर। पकी हुई फसल बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, पर इसके पीछे दिन रात की कितनी मेहनत आई है, कितने तरीक़ों से मेहनत की गई है, उसका हिसाब करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे आपने ट्रैप लगा रखा है, इसका क्या फ़ायदा है? जी, ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप है। इसमें ये जो आप मक्खियाँ देख रहे हैं, इसको बहुत सारी मक्खियाँ हैं जी इसमें। बिल्कुल, ये फ्रूट फ्लाई बोलते हैं इसको। और इसके अंदर ये जो लकड़ी का गट्ठा है जी, इसके ऊपर एक केमिकल लगा हुआ होता है, इसको लूर बोलते हैं। ये बेसिकली एक तरह का कुछ केमिकल रहता है इसके ऊपर, मेल का जो सुगंध रहती है उसका लूर इसमें डाला हुआ होता है केमिकल, और फीमेल्स जितने भी रहेंगे इस फ्रूट फ्लाई के, वो सब इस जगह पे आकर्षित होंगे और इस डब्बे में ट्रैप होकर वो खत्म हो जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये केमिकल फ्री है, ठीक है, पौधे पे किसी प्रकार का कोई केमिकल डालना नहीं है। इस पे ये बॉक्स एक बार लगाया, महीने भर तक ये एक्सेस रहता है। इसके बाद में इसका लूर चेंज किया जाता है, ठीक है। और ये नेचुरली फ्रूट को जो है, अपने फ्लाइज को जो है वो अट्रैक्ट करता है और इसके अंदर ट्रैप करके खत्म करता है। इसको अगर मारने के लिए फिर इंसेक्टिसाइड और उसका करा जाए तो वो खर्चा कम से कम, एक प्लॉट में एक स्प्रे लगाना है तो 25 से 30 हज़ार रुपये का एक स्प्रे बैठेगा। अच्छा, और ये कम से कम मेरा बैठा है 4 से 5 हज़ार रुपये की ये ट्रैप्स ला के मैंने पूरी फील्ड में लगा रखे हैं। ठीक है। और ये हर 10 दिन के बाद में इसको खाली कर देते, चेंज कर देते। पानी किस हिसाब से देती हैं इसको? वाटर मैनेजमेंट का इसमें ऐसा है कि इसमें सिंगल लाइन पे ये पौधा लगा हुआ है, ठीक है, और सॉइल की वाटर कैपेबिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सिंगल लाइन पे इसको लगा है। 2 ड्रिपर इस पे लगे हुए हैं, ठीक है, और 2 दिन के बाद में तीसरे दिन पे इसमें पानी लगता है। लगभग 16 से सीजन में इसको 32 लीटर तक करते हैं, बाकी ऑफ सीजन इसको 16 लीटर पर प्लांट के हिसाब से एवरेज पर डे का इस प्लांट को पानी दिया जाता है। और जितनी फर्टिगेशन होती है, दवाई होती है, सारी इसी के थ्रू जाती है, बिल्कुल, सभी इसी के थ्रू जो जड़ों को देनी है हमें। जी बिल्कुल। जो ऊपर स्प्रे करनी है वो मैनुअली स्प्रे होती स्प्रे है। मैनुअली हो जाती है, वाटर सॉल्युबल या ऐसा कुछ पीजीआर या ह्यूमिक एसिड वगैरह जैसे जिसमें देते हैं, तो वो सब इसी ड्रिप लाइन से आता है। और है। हमारा फोकस सबसे ज़्यादा गोबर खाद पे रहता है, तो हम दबा के गोबर खाद पर रहते हैं। गोबर खाद ज़्यादा डालने से एक तो सॉइल के प्रति हम निश्चिंत है कि सॉइल में आज भी अगर जगह पे खोद के देखेंगे तो केचुआ आपको ज़मीन में मिलेगा। हमको अलग से वो वर्मी कंपोस्ट या वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जो भी खाद डालते हैं वो केचुआ खुद ही डिकम्पोज कर देते हैं ज़मीन में, और हमको नेचुरली केचुआ खाद ज़मीन में यहाँ फील्ड में मिल जाती है। ठीक है। मतलब ये पौधे के जड़ों में ही फैक्ट्री लगी हुई है इसको केचुआ खाद देने की। जब इसमें पॉलिनेशन होती है, फ्लावरिंग आ रही है, जी, फ्लावरिंग के बाद पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए भी कुछ चीज़ें करते हैं हम लोग। बिल्कुल। पॉलिनेशन हर फ्रूट के लिए जो है मधुमक्खी सबसे बढ़िया सोर्स है, ठीक है, और नेचुरली तो यहाँ पे अच्छी खासी हमको ही
बीज मिल जाती है तो कोई दिक्कत आती नहीं है। वैसे अगर अच्छी और भी पॉलिनेशन को और अच्छा बनाना है, या कुछ एरिया रिमोट एरियाज है, या गर्मी के मौसम में, अगर जैसे मैंने आपको बाहर की बात बताई, कोई अगर मृग बाहर में जून में इथेनल करता है तो उस टाइम पे बहुत गर्मी हीट होती है। और आप इथेनॉल का थोड़ा सा डिटेल में बता दें एक बार। इथेनल एक हार्मोनल प्रोसेस है, ठीक है, जिसका स्प्रे करने से पौधा जो है अपने पत्तियों को गिरा देता है। ठीक है, पतझड़ का मौसम आता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पौधा अपने आप पत्तियों को गिरा देता है और नई पत्तियां निकाल देता है और नए फूल और नए फल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वैसा ही प्रोसेस ये होता है। इथेनल एक केमिकल का नाम है, ठीक है, और जो इथेनल करते हैं, मतलब डिफॉलिशन उसको बोला जाता है, ठीक है, उस केमिकल को डालने से ये जो पत्तियां हैं ये पीली पड़ के नीचे गिर जाएगी और इनकी जगह पे नई पत्तियां, नए फल जो है वो निकलेंगे और पौधा जो है अपने रिप्रोडक्शन में चला जाएगा, वो फ्रूट बनाने की प्रक्रिया में चला जाएगा। उसी दौरान हम लोग ब्रांचेस को काटते भी हैं। बिल्कुल। अभी जैसे मेरे एक प्लॉट में कटिंग शुरू है, अभी ये 18 महीने का पौधा है और ये पहली फ्रूटिंग लेने के लिए ये रेडी हो रहा है। ठीक है, अभी इस पे ये कटिंग प्रूनिंग का काम चालू है। ठीक है, इसमें जो भी डाली फ्लावरिंग के लिए मिच्योर है, मतलब इसका एक रेशियो निकाला जाता है। रिफिल साइज से जितनी भी पतली डाली है वो सब काट के निकाल दी जाएगी, और रिफिल साइज से पेंसिल तक की और उससे मोटी जितनी भी डालियां हैं उनको एज इट इज रखा जाएगा। थोड़ा सा बता देंगे कैसे, किस तरह की डाली की बात कर रहे हैं? जैसे ये डाली रिफिल साइज से थोड़ी मोटी है तो इसको रखा गया है, ठीक है, और आगे का जो भी भाग इसका पतला था उसको टॉपिंग करके हटा दिया गया। अब ये कम से कम एक फ्रूट का वजन, फ्लावर का वजन ले लेगी, और जैसे जैसे फ्रूट बड़ा होगा वैसे वैसे इस डाली की थिकनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये मतलब पूरा स्ट्रक्चर इसका इतना स्ट्रेंथ रहेगा कि ये एक फल को आराम से होल्ड कर सके। ठीक है, इस डाली के ऊपर अगर 2, 4, 5 फ्रूट होंगे तो ये वजन की वजह से ओवर द टाइम ये नीचे आ जाएगा और ये पूरा पौधा जो है वो फैल के कोलैप्स हो जाएगा, उसकी कैनोपी खराब हो जाएगी, ब्रांचेस टूटने लगेगी, तो इसकी कैनोपी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए प्रूनिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। हर 4 से 6 महीने में प्रूनिंग होती है इसकी। अभी ये फाइनल प्रूनिंग हो रही है। इसके बाद में फ्लावर सेट हो जाने के बाद में जब इस साइज़ का फल रहेगा जी, और इससे ऊपर की जब ग्रोथ शुरू हो जाएगी तब वापस एक बार प्रूनिंग होगी, जिसमें इस पे कांटा कोई लग रहा है या कोई ऐसी कुछ सूखी हुई डाली है जो इस फल को स्क्रैच कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए कांटा कटिंग होगी वापस। अच्छा। जो 2 महीने बाद में होगी वो कांटा कटिंग हो जाएगी और उसके बाद में फिर हार्वेस्टिंग के लिए ये आगे चला जाएगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि अभी हम तैयारियां कर रहे हैं डिफॉलेशन की, तो ठीक है। पहले कटिंग होगी इसकी, उसके बाद में इस पर डिफॉलेशन होगी और डिफॉलेशन के बाद में न्यू ब्रांचेस और न्यू फ्लावर्स निकलेंगे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे 6 महीने के लिए, इरिगेट करते रहेंगे और वो पौधा जो है फल हमें तैयार करके दे देगा। ठीक है, अब वापस आते हैं पॉलिनेशन के ऊपर। आप उसमें कुछ बता रहे थे। पॉलिनेशन का ऐसा है कि मधुमक्खी सबसे बड़ा रोल करती है इसमें। जी, तो मधुमक्खियाँ वैसे नेचुरली इस टाइम पे बारिश होने के बाद में हमको अच्छी खासी तादाद में मिल जाती है। गर्मियों में अगर हमको डिफॉलेशन करके अगर पॉलिनेशन करवाना है तो उस टाइम आर्टिफिशियली मधुमक्खियों के बॉक्सेस वगैरह लाके उसको पॉलिनेट करवाया जाता है। वो एग्जैक्ट टाइम क्या होता है? हल्का सा फ्लावर आ गया उसी समय उनको बुलाना बस होता है? बर्ड निकलने के बाद में इस टाइप की, ये जैसे अभी ये नेचुरली निकले फ्लावर, ठीक है तो छोटा सा फ्लावर निकलेगा इस टाइप का रहेगा। ठीक है, उस टाइम पे बॉक्सेस लगा देते हैं और इसके बाद में ये लगभग 10 दिन, 7 से 10 दिन का इसका पीरियड होगा इसको गोटी बनने में, ठीक है, फल अवस्था में आने में। तो उस दरमियान मधुमक्खियों का एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी इस फील्ड में, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर जो है तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अनार की खेती पे पहले साल हमने प्लांट भी लगाना है, खेत को तैयार करना है, पहले साल में कितना खर्चा आता है 1 एकड़ के ऊपर? इसको वैसे देखा जाए तो 3 भाग में बांटे तो सबसे बढ़िया है। जी, पौधे का एवरेज खर्चा जो 750 रुपये मान के चलते हैं, 1000 रुपये तक खर्चा आता है अगर एक साल, मतलब एक क्रॉप लेने तक का। क्रॉप लेने तक का आपको प्लांटेशन करनी है तो 250 रुपये का एवरेज खर्चा, ड्रिप इरिगेशन, प्लांट, इसके पौधे लगाने के लिए जो आपको मेहनत लगेगी वो सब मिला के 250 रुपये पर प्लांट आपका खर्चा बैठेगा। ठीक है, उसके बाद में जो पौधे को ग्रो करने का जो पीरियड है उस टाइम कटिंग का खर्चा और जो फर्टिगेशन आप कर रहे हैं या इरिगेशन पे जो आपका खर्चा लग रहा है वो 250 रुपये के आसपास आएगा। ठीक है, 500 रुपये ये हो गए। और उसके बाद में आपका फ्लावरिंग, आप जैसे फ्रूटिंग के लिए अपने को जाना है तो वो 6 महीने का जो पीरियड होगा उस 6 महीने में 250 रुपये का और खर्चा हो जाएगा। ठीक है, 250 से 300 रुपये का होता है, वो डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट और डिपेंडिंग ऑन फार्मर के पास क्या क्या व्हीकल्स हैं, क्या क्या उसके पास सोर्सेज हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज आउटसोर्स करोगे, लेबर हो या ट्रैक्टर हो या इम्प्लीमेंट हो, तो आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। और एक स्टेब्लिश फार्मर है जिसके पास ट्रैक्टर है और कुछ वर्क फोर्स भी है तो वो उस खर्चे को और भी कम कर सकता है। 750 रुपये में ये पौधा पहली क्रॉप निकाल के देगा। ठीक है, और पहली क्रॉप अगर व्यवस्थित तरीके से अगर निकली है तो वो आपको 1000 से 1500 रुपये, मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम 1500 रुपये का प्रोडक्शन निकाल के देगा पर प्लांट। ठीक है, 10 से 15 केजी का प्रोडक्शन निकाल के देता है और 70 रुपये के आसपास का एवरेज रेट अगर मिल जाए तो आपको 1500 रुपये तक का, 1200-1500 तक का ये आपको यील्ड देगा। 1 एकड़ में टोटल प्लांट्स कितने आ जाएंगे? एकड़ में बीघा का हिसाब चलता है यहाँ पे, बीघे में 150 आते हैं और 250, मतलब 450 के आसपास आपको पौधे मिलेंगे एकड़ में। ठीक है, और फर्स्ट फ्रूटिंग का 750 रुपये एक प्लांट का खर्चा आ जाता है। ये टोटल खर्चा हो गया हमारा तकरीबन 3,35,000 रुपया। बिल्कुल। तो
अब करते हैं बात यील्ड की सर। बिल्कुल। फर्स्ट ईयर में जब हमने यील्ड लेनी है इसकी, तो जब इसकी यील्ड आएगी तो तकरीबन अगर हम अप्रॉक्सीमेटली निकाल लें एक प्लांट में कितने केजी अनार आ जाएगा? अगर 2 साल का प्रॉपर रेस्ट देके और अच्छी इसकी केयर करिए, अच्छा कैनोपी डेवलप किया है, तो वो पौधा आपको 12 से 18 केजी तक प्रोडक्शन दे सकता है। एवरेज रेट क्या मिल जाता है? आज ऐसा है कि सीजन में थोड़ा सा ऊपर नीचे लगेगा, एवरेज 50 से 70 के बीच में मिल जाता है। 50 रुपये भी इनफ रेट है पौधे के लिए। आज की डेट में कितना यील्ड आ रहा है एक प्लांट पे? ये लास्ट ईयर का मेरा, इस पे मैंने लास्ट ईयर लिया था 22 केजी पर प्लांट। उससे पहले का 25 केजी पर प्लांट था, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा डिजीज इसमें ज़्यादा था, तो प्रोडक्शन थोड़ा सा कम अगर हो गया। 20 किलो भी एक प्रोडक्शन पकड़ लें और 50 रुपये का रेट पकड़ लें, फिर भी हमारा 1000 रुपये का पौधा आराम से हो रहा है। और अगर फर्स्ट ईयर में हमारा 550 का खर्चा हुआ, उसके बाद कितने खर्चे होते हैं हर साल का? जैसे ये पौधा, ये साल भर का 300 रुपये के आसपास का खर्चा मांगेगा पर प्लांट। अगर मैं पर प्लांट, अगर 400 प्लांट है, 300 का खर्चा आ रहा है, 1,20,000 हमने खर्चा कर दिया। किया। 1000 रुपये हमें एक प्लांट दे रहा है, तो इसका मतलब 4 लाख के हो गए। अगर हम लोग खर्चा निकाल भी दें, फिर भी हमें 2,80,000 बच रहा है। ठीक है, 1,20,000 में आपका लेबर से लगा के दवाइयाँ सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। बिल्कुल। और रेट हमने मिनिमम लिया है कि सिर्फ अगर 50 रुपये केजी भी दोस्तों फार्मर के खेत से बिकता है, फिर भी एक प्लांट पे अगर आप 20 केजी फ्रूट भी लेके चलते हो, 50 रुपये के हिसाब से बिकता है, तो 1000 की कैलकुलेशन आती है। इसमें जैसे अच्छा फ्रूट होता है वो 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये तक जाता है, और कुछ फ्रूट जो है 30 रुपये में भी बेचना पड़ता है। एवरेज मैंने जो आपको बताया वो बिल्कुल रतन भाई, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि अगर आप मिनिमम भी पकड़ के चलेंगे, तो आप ये ना देखिए करोड़ों कमा लेंगे, है ना। आप ये देखिए सिर्फ एक लाख रुपए लगाने के बाद भी आप 3-4 लाख कमा रहे हो, तो बहुत अच्छी इनकम है 1 एकड़ में फिर। और बहुत कम पानी में, जैसे ये अभी 2 साल से हमारे पास पानी भी अच्छा है, बारिश भी अच्छी गिर रही है। ठीक है। स्टार्टिंग में 2018 में जब मैंने प्लांटेशन करी थी, तो मेरे पास खुद का बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं था, पीने के लिए भी बाहर से आता था। ठीक है। ये कंडीशन में मैंने पोमो लगाया था, और फादर साहब ने मुझे बोला था, तू मूर्ख है, लाखों रुपए इसमें लगा रहा है, पानी है नहीं अपने पास और खेती करेगा कैसे। ठीक है। आसपास के लोगों का, आसपास के फार्मर का सहयोग रहा, उन्होंने मुझे पानी भी अवेलेबल करवाया, उन्होंने पानी दिया, और मैंने इसको ड्रिप लाइन पे लगाया, तो बहुत कम पानी में ये मेरा पहला मैंने क्रॉप निकाला था। इसकी मंडी करने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं सर, ये सर्दी के मौसम में यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स जो हैं फील्ड में आते हैं। ठीक है। और फील्ड में आपका जब माल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है, तो वो बगीचे में घूम के और एक वैल्यू सेट करते हैं कि इतना प्रोडक्शन निकलेगा, और इस रेट पे वो फार्मर के साथ डिस्कस करते हैं, और हम माल जब पौधे पे होता है तभी उसका सौदा बना देते हैं, और उसकी तुड़ाई करके फिर उस माल को देते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, ये एक्सपोर्ट के लिए भी जाता है। यहाँ से बांग्लादेश के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल जाता है मेरा, हर साल यहाँ से गाड़ियाँ बांग्लादेश के लिए जाती है। ठीक है। यूरोप और सिंगापुर के लिए भी एक्सपोर्ट रहता है। उसके लिए कुछ उनके गाइडलाइंस हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ कम किया जाता है, और कुछ ब्रांडेड है उन्हीं का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। और उसकी लैब टेस्टिंग निकलती है, उसके हिसाब से वो यूरोप और सिंगापुर के लिए भी एक्सपोर्ट की थोड़ी सी इसमें गणित ऐसी है कि सिंगापुर का जैसे एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 250 ग्राम का फ्रूट लेते हैं। अच्छा। उससे बड़ा भी नहीं लेंगे और उससे छोटा भी नहीं लेंगे। ठीक है। उनकी पैकेजिंग 10 फ्रूट्स की आती है, 10 पीस रखें, और वो 2.5 केजी के बनने चाहिए। उनका सीधा एक फंडा होता है, और वही बॉक्स वहाँ पे सिंगापुर वगैरह में वहाँ पे चलता है। इस 8वें महीने में जो इसकी फ्रूटिंग आ रही है, ये तकरीबन 150-200 ग्राम का होगा फ्रूट? हाँ, 200 ग्राम के आसपास का ये फ्रूट। और जो जनवरी फरवरी में हम लोग लेंगे, वो 250 से 350 ग्राम तक का मैक्सिमम फ्रूट निकलता है। जैसे बीच बीच में यहाँ पे गैपिंग भी है रतन भाई, और थोड़ा मुझे जानवरों की मार के बारे में बताओ कि उससे कैसे बचते हैं हम लोग? ये जानवरों की मार है सर, यहाँ का पौधा जानवर ले गए। अच्छा जी, ये एक्चुअल में वाइट पौधा ही जानवर ले गए? मतलब पौधा उखाड़ के उन्होंने डाल दिया, जड़ तोड़ दी उसकी। वो अच्छा। पौधा खत्म हो गया, अब हमको बाहर डालना है, वो पौधा वापस यहाँ पे बैठेगा नहीं, यहाँ पे नया प्लांट लगाना पड़ेगा, और उसकी वापस केयर करनी पड़ेगी। वही 18 महीने हमारे मेहनत गई यहाँ पे। जैसे ये सुअर नुकसान कर रहे हैं, जंगली जो सुअर है जी, वो वाइट रूट के लिए, ये पौधे की जैसे जैसे वाइट रूट डेवलप हो रही है, ये इस टाइप की पतली जो रूट्स ये जो डेवलप हो रही है ना जी, इन रूट्स के लिए जब भी पानी इरिगेशन दिया होता है, ये रूट पानी से भरी हुई होती है, और नरम होती है, स्वीट होती है थोड़ी सी। अच्छा। तो एक बार उनको खाने को मिल गई, तो फिर वो खोदते 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 पेड़ के तने तक चले जाएंगे। अच्छा। और वहाँ पे उसको अच्छा खासा खाने को मिल जाएगा, और वो पेड़ को गिरा देंगे, और वो जड़े जड़े खा लेंगे। वो पेड़ फिर रात भर में खराब हो जाएगा, और उसको फिर बाहर फेंकना पड़ता है। ये पेड़ वैसे ही चला गया ऐसे अंदर अंदर। तो ऐसे झटकादार साइड में लगा रखी सर, इंसान टाइम के साथ में जैसे इवॉल्व हुआ ना, जैसे जानवर भी इवॉल्व हो रहे हैं। अच्छा। जैसे हम हर साल, हमारे लिए ये समस्या है, हर साल एक सॉल्यूशन लाते हैं, वो एक साल काम करता है, दूसरी साल वो बाईपास कर देते हैं सुअर भी। अच्छा। जैसे पहले क्या होता था कि आसपास यहाँ पे हम पहले सबसे पहला ये था कि एक रिबिन बांधा करते थे। ठीक है। उस रिबिन को देख के ही वो सुअर हट जाते थे। फिर उनको पता चल गया कि रिबिन से कुछ नहीं हो रहा, तो वो रिबिन को बाईपास करना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर तार लगा के झटका मशीन जो चलता है वो उसको करा, तो स्टार्टिंग में उसका रिजल्ट मिला हमको। कुछ टाइम बाद में वो भी इवॉल्व हो गया, क्योंकि सुअर की चमड़ी बहुत मोटी होती है। ठीक है। उसके लिए 11,000 वॉट का झटका, मतलब उसके लिए एक हल्की सी खुजली जैसा मच्छर ने काटा हो, इतना ही उसको असर होता है। अच्छा। उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही सुअरों को पता चला कि अपना मुंह बचाना है सिर्फ उस तार से,
वो नीचे मुंह डाल के अंदर से घुस जाते हैं। और झटकादार को नीचे कर नहीं सकते बाईपास कर दिया, वो पीछे चाहे कितना भी झटका पड़ जाए उनको कोई असर नहीं होगा। बस अच्छा। उनका जो मुंह का जो एरिया वो सेंसिटिव होता है, ठीक है। उस पर अगर झटका लग गया तो उनको शॉक ज्यादा लगता है। अच्छा, नाक वाला जो एरिया होता है, बाकी पीठ पे वगैरह शरीर पे कहीं पे भी झटका लगे उनको कोई असर नहीं, तो वो अभी सीधा मुंह डाल के निकल जाते, तो वो बाईपास कर दिया। उसके बाद में फेंसिंग का भी हमने प्रोसेस करा, लास्ट ईयर हमने फेंसिंग करवाई चारों तरफ। ठीक है। तो लास्ट ईयर उसका कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब एक साल नई प्रॉब्लम एक साल के लिए, हाँ एक साल के लिए वो जाली से रुक गए। इस साल उन्होंने बाईपास निकाल दिया, जाली के नीचे से खोद के निकल के आ रहे हो। तो मतलब ये है कि हर साल जानवर भी वो इवॉल्व होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने उसको बाईपास करने का तरीका ढूंढ लिया कि इस प्रॉब्लम को कैसे बाईपास करना है। ठीक है, थोड़ा सा हार्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगस्त के फर्स्ट वीक में तो इस वक्त हार्वेस्टिंग आई हुई है। ये राजस्थान के लिए वैसे ऑफ सीजन है। ये ऑफ सीजन का मटेरियल है, जो जनवरी में फ्लावर सेट हुआ था और अभी ये अगस्त में हार्वेस्ट हो रहा है। अभी भी इसमें 15-20 दिन महीने भर का गैप है जो आगे हार्वेस्टिंग के लिए निकलेगा। और ये राजस्थान के लिए ऑफ सीजन का मटेरियल बनता है, क्योंकि उस टाइम पे वो क्वालिटी जो राजस्थान की एक्चुअल इमेज है जिस क्वालिटी के लिए, वो क्वालिटी इसमें अभी टेस्ट और वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अभी जो सर्दियों में जो मटेरियल हार्वेस्ट निकलेंगे टिल अपने मार्च तक, वो सब सुपर क्वालिटी के मटेरियल निकलेंगे, और जो कि लगभग भारत में इस टाइम पे कहीं पे भी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ राजस्थान से सप्लाई होगी। जीवाणा, पादरू, ये पूरा बीकानेर तक का ये बेल्ट है, यहाँ से शुरू होता है साचोर से जो बीकानेर तक जाता है। रतन भाई, अनार के प्लांट की टोटल लाइफ कितनी होती है? अनार का पौधा बेसिकली जंगली पौधा है और पेड़ नहीं है, ये पौधा है। दो चीजें ये तो क्लियर हो जाती है। पौधे की उम्र कम होती है पेड़ के मुकाबले। ठीक है। इस पौधे की जो नेचुरल और जंगली उम्र जिसको बोला जाए वो है 25 साल के आसपास। ठीक है। इस पौधे को अगर जंगल में आप देखोगे तो 25 साल से पुराना बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है। कहीं वहीं पे दावे किए जा रहे हैं कि 100 साल पुराने पौधे हैं, तो हो सकते हैं, एक्सेप्शन है, लेकिन एवरेज एज इसकी यही है। ठीक है। और जब से ये पौधा हॉर्टिकल्चर में आया है जी, हाई डेंसिटी, जितनी हाई डेंसिटी प्लांटेशन हुई है उसके बाद में इसकी एज कम होती गई है। आज इस पौधे की एज 8 से 10 साल है। ठीक है। जितना हाई डेंसिटी का प्लांटेशन होगा उसकी एज उतनी कम होगी। रतन भाई, एक बात जरूर बताओ जी कि अनार की खेती पे खर्चों को कम कैसे कर सकते हैं हम? खर्चे को सर ऐसा है कि फार्मर का पहली चीज़ तो ये है कि पौधे को अगर बच्चे की तरफ बड़ा किया जाए तो खर्चा वैसे ही वो कम हो जाता है उसका। पौधे को ज़्यादा कुछ नहीं, आप दिन में 2 बार, एक सुबह और शाम को राउंड निकाल दोगे तो आपका पौधा मुंह से बोलेगा कि सेठ के मैंने आपको पैदा निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किया जाए कि कुछ पैसे पड़े लगा दिए, बगीचा लगा दिया, फिर उसको लेबर के भरोसे कर दिया, तो वो काम नहीं चलेगा। अब जैसे ये बगीचा है, इसमें रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप ग्लाइफोसेट लगा दो या पैराक्वाट लगा दो, ये कचरा सब डैमेज करवाने के लिए। ठीक है। हमने भी किया है, 1-2 साल हमने भी किया, उसकी कॉस्ट भी निकाली। अभी इस साल से हम ग्रास कटर मशीन को ले आए हैं जो अभी फील्ड में चल रहा है। वो ग्रास कटर की वजह से इसकी जो भी कचरा है ये सब मशीन की वजह से कट के यहीं पे पड़ा रह रहा है और यहीं पे ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये सॉइल को मजबूत करेगा और सॉइल का टेम्परेचर कंट्रोल रखेगा। ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ज़मीन के प्रति हमको, अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी हो रही है तो ज़मीन के प्रति हमको निश्चिंत रहना है। ज़मीन में फंगस पनपने की संभावना कम हो जाएगी। किसी भी प्रकार का आपको केमिकल फंगीसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने केचुए को बचा के रखा है, खाद डाल के केचुए को बचा के रखा है, तो आपको वर्मी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपका खर्चा बचेगा। तो कुल मिला के ये है कि नेचर ने जो चीज़ें दी है उनको बचाएंगे तो अपने जो केमिकल के और आर्टिफिशियल जो खर्चे हैं वो सब बच जाएंगे। रतन भाई, हमने बहुत जगह देखा है अनार की खेती के लिए ऊपर स्ट्रक्चर बनाया होता है, आपके यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका क्या कारण है? स्ट्रक्चर सर 2 चीज़ों के लिए बनाया जाता है। एक तो पौधे के ऊपर शेड बनाने के लिए और दूसरा पौधे की कैनोपी को सपोर्ट देने के लिए। सपोर्ट देने के लिए हमारे इस पौधे में ज़रूरत नहीं लगती हमको। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से इसका जो ब्रांचेस हैं उनको मजबूत बना के ही इस पर फ्लावरिंग लिया जा रहा है। तो पौधा खुद कैपेबल है कि 30 से 40 केजी का वजन अगर उस पर फ्लोटिंग कर रहता है तो वो खुद को संभाल लेता है। एक स्ट्रक्चर रहता है जिस पे ऊपर से कवर करने के लिए किया जाता है। आपने देखा हो नॉन वोवन से पौधे को कवर किया जाता है, तो वो हम सर्दियों में वो प्रैक्टिस हम भी करते हैं। और प्लांट टू प्लांट नॉन वोवन का जो कपड़ा आता है 3% यूवी कोटेड जो आता है, वो सनलाइट से और सन बर्निंग से बचाने के लिए। जैसे ये स्पॉट बन रहा है, ये सन बर्निंग का स्पॉट बन रहा है। ठीक है। ये ओस गिरती है और उसके ऊपर सनलाइट गिरने की वजह से ये स्पॉट बन जाता है। ठीक है। इसके पीछे का दाना वाइट रह जाएगा, कलर नहीं पकड़ेगा, ये समस्या रहती है। हम लोग जैसे नॉर्मली घर पे अनार खाते हैं तो सीधा काट देते हैं, जैसे हम लोग नींबू को काटते हैं, जी। वही तरीका होता है खाने का? नहीं, इस अनार का ऐसा है कि दाना, ये इसमें सबसे खाने वाली चीज़ तो दाना है। आपको दाना साबुत निकालना है तो उसके लिए ये है, इसको ऊपर से कट लगा के इसका ऊपर का ढक्कन निकाला जाए। ठीक है। ढक्कन निकालने के बाद अंदर से जो इसके पार्टीशन है, इसके चैम्बर जो है वो आपको दिखेंगे। चैम्बर पे चीरा लगा के फिर इसको पूरा ऐसा खोल दिया जाए। ठीक है। और फिर उसको उल्टा करके इस पे चम्मच से ऐसे किया जाए, एक दाना आपका अंदर प्लेट में गिर जाएगा। टोटल अपने पास 8000 प्लांट है जी। टोटल साल का 8000 प्लांट का कितना खर्चा आ जाता है? अभी 8000 में से मेरा ये 4.5 का 1000 पौधे का जो प्लांट प्रोडक्शन है वो रेगुलर चालू है। ठीक है। वो न्यू प्लांटेशन है जो इस साल आएगा। ठीक तो है। 10 केजी के हिसाब से वो 3500 प्लांट है,
वो मोटा मोटी मुझे 35 से 40 टन प्रोडक्शन देंगे। ठीक है, और इस बगीचे का 80 से 90 टन के आसपास का मुझे टोटल 135 140 टन की प्रोडक्शन हो जाएगी। बिल्कुल, मुझे लगभग 125 टन से ऊपर का प्रोडक्शन इस साल निकालने की टारगेट है। ठीक है, अगर 50 रुपए के हिसाब से भी जाता है तकरीबन 60-70 लाख से ज़्यादा चला जाएगा। बिल्कुल। और खर्चा कितना कर देंगे साल में हम? इसमें मैक्स टू मैक्स दोनों बगीचों का मिला के मेरा 20-22 लाख रुपए के आसपास का खर्चा रहेगा। दोस्तों ये होता है एक बिजनेसमैन का माइंड खेती करने का, कि वो खेती कर रहे हैं पर एक बिजनेस के तरीके से, कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। रतन भाई आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनार के फार्मर्स को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही सर कि घाटे का सौदा है नहीं, और मैंने ड्रम स्टिक भी लगा के देखा मेरे प्लॉट में। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा समझना ये है कि जहाँ तक अनार, और बाकी काफ़ी सारे फार्मर अनार के और आम के अमरूद के फार्मर भी है जो मेरे संपर्क में है, ठीक है, उनसे भी पूछा तो एक ही चीज़ निकल के आती है कि कुछ भी कर लो, अनार जैसी खेती नहीं। ठीक है, भले कितना भी रोग आ जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, हमको देखते तो लोग कहते हैं कि हमसे इतनी मेहनत नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए ये नॉर्मल सा हो गया है। अरंडी बोनी और हमारे लिए अनार लगाना बरोबर है। अगर आप चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, और अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो आपसे कुछ नहीं होगा, चाहे बिल्कुल, आप कितना भी पैसा लगा। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे रतन जी, जिन्होंने आज अनार की खेती के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि आपको अनार की खेती के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो देखने आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।